जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का। महाराष्ट्र में बीजेपी और उसके सहयोगियों को बड़ी जीत मिली। महायुति ने 2/3 से भी ज्यादा बहुमत पाया है। एनडीए को बम्पर जीत मिली है और तीनों बड़ी पार्टियां इस जीत से गदगद हैं। तो वहीं विपक्ष की तीनों बड़ी पार्टियां हार के बाद दरवाजों के भीतर कैद हैं और आत्ममंथन के दौर में चली गई है। दिखाते हैं एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी। ये जश्न है बहुमत का, ये जोश है 2/3 सीटें मिलने का। विजय इतनी प्रचंड कि विपक्ष कहीं नजर नहीं आ रहा। जीत ऐसी विध्वंसक कि विपक्ष को नेता प्रतिपक्ष का पद भी नहीं मिल पा रहा। महाराष्ट्र ने जीत दी, बम्पर बहुमत से एनडीए को सत्ता सौंप दी। ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य तो ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है, जो 2-2.5 साल हमारी महायुति ने काम किया है। ये महायुति ने जो काम किया है उसके काम के ऊपर ये जनता ने शिक्का मुर्तब किया है, काम को तवज्जो दिया है, प्राथमिकता दी है और इसीलिए महायुति को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। महायुति कहें या फिर एनडीए, गठबंधन में शामिल तीनों दलों ने जीत का परचम लहराया। जनता ने लोकसभा चुनाव के उलट नतीजा सुनाया। बीजेपी ने महाराष्ट्र में अपनी सबसे बड़ी और ऐतिहासिक जीत दर्ज की और विरोधियों को ये बता दिया कि बीजेपी का मुकाबला करना अब भी कांग्रेस के बूते की बात नहीं है। 2019 में माननीय शरद पवार साहब ने आदरणीय उद्धव जी को लेकर बीजेपी का अलायंस जो तोड़ा, वो माननीय बाला साहब ठाकरे जी के वोटर्स को पसंद नहीं आया। और जब एकनाथ शिंदे बाला साहब जी का हिंदुत्व का धनुष्यबाण, हिंदुत्व का शिवसेना ये नाम भाजपा के साथ मेन स्ट्रीम में ले आए, तो लोगों ने उनको भी बहुत अच्छी तरह से उसका स्वीकार किया। महाराष्ट्र के चुनावों में हम एक शब्द प्रयोग करते हैं अपनी पार्टी में, विचार परिवार। तो इस बात की जंग थी कि विचार की विरासत जीतेगी या परिवार की विरासत जीतेगी जिसने विचार को छोड़ दिया है। तो महाराष्ट्र की जनता ने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि वो विचार की विरासत के साथ खड़े हैं, विचार छोड़कर परिवार की विरासत का दावा करने वालों के साथ नहीं खड़े हैं। शिवसेना को भी बड़ी जीत मिली और महाराष्ट्र ने बता दिया कि हिंदुत्व की राह छोड़कर कांग्रेस के साथ जाने का उद्धव ठाकरे का फैसला सही नहीं था। ये साबित कर दिया कि शिवसेना को वोट हिंदुत्व के मुद्दे पर ही मिलता रहा और इस बार भी हिंदुत्व के मुद्दे पर ही वोट मिला है। एनडीए की एकजुटता पर वोट मिला है। देखो, मुझे लगता है कि ये बड़े लोगों का, बड़े नेता बैठेंगे, डिसाइड करेंगे, लेकिन आज मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब की कड़ी मेहनत के कारण जो है आज यहाँ पर हम लोग शिवसेना की भी इतनी बड़ी जीत देख रहे हैं। एक बहुत बड़ा स्ट्राइक रेट हमें देखने के लिए मिल रहा है। मैं फिर भी अभी खुश हूँ। क्यों? क्योंकि कम से कम ईवीएम बच गई। कम से कम बेचारी ईवीएम के ऊपर कोई दोष नहीं मर रहा कि ईवीएम खराब है, क्योंकि अगर बोलेंगे तो बोलेंगे झारखंड में ठीक है और महाराष्ट्र में गलत है। अजीत पवार ने भी साबित किया है कि चाचा शरद पवार से अलग होकर पार्टी पर कब्जा करने का फैसला सही रहा। बारामती से अजीत पवार ने बड़ी जीत दर्ज की और चाचा शरद पवार को उनके करियर की सबसे करारी हार दी। महाराष्ट्र के चुनावों में महाविकास अघाड़ी ने जीत का दंभ भरा था। आरक्षण और जाति आधारित जनगणना पर ही चुनाव लड़ा था। राहुल गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे को यकीन था कि जाति आधारित जनगणना का जो दांव लोकसभा चुनाव में चला था वो इस विधानसभा चुनाव में भी चल जाएगा। लेकिन जनता एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे वाले दांव के पीछे चली गई और जाति आधारित जनगणना का दांव फ्लॉप हो गया। महाविकास अघाड़ी को हार इतनी करारी मिली कि हार की जिम्मेदारी लेने के लिए भी हौसला जुटाना पड़ा।
जो बड़बोले बयानों से महायुति की जमानत जब्त होने का दावा कर रहे थे, उनकी जुबान से भी तल्खी गायब थी। और बीजेपी को तो यकीन ही नहीं है कि इतनी बड़ी जीत मिली है। निवडणुकीमध्ये जय पराजय हार जीत लोकशाहीमध्ये हे होत असतं आणि त्याच्याविषयी आम्हाला काय म्हणायचं नाही, पण जे निकाल लावून घेतलेले आहेत त्या लावून घेतलेल्या निकालावर माझ्यासारख्या लोकशाही मानणाऱ्या माणसाचाही विश्वास असू शकत नाही। जो हिंदू हृदय सम्राट कहने में भी जिनको अपने पिता की जो जन जन में लोकप्रिय विरोधावली है हिंदू हृदय सम्राट, वो भी कहने में जिनकी जुबान कांप जा रही थी, उनको जनता ने बता दिया कि असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की है। महाराष्ट्र में नेता विपक्ष बनाने के लिए विरोधी पार्टी को कम से कम 29 सीटों की जरूरत थी, लेकिन महाविकास अघाड़ी में से कोई भी इस आंकड़े तक नहीं पहुंच सका। महायुति की आंधी से महाविकास अघाड़ी के नेताओं का हर एजेंडा उड़ गया और कांग्रेस, उद्धव की शिवसेना या फिर शरद पवार की एनसीपी, किसी को भी नेता विपक्ष का पद मिलता नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। महाराष्ट्र के चुनावों ने असली शिवसेना पर भी मोहर लगा दी। ये विधानसभा चुनाव असली और नकली शिवसेना की लड़ाई का मैदान भी रहा, लेकिन नतीजों ने यह तय कर दिया कि असली शिवसेना शिंदे की ही है। जनता ने शिंदे की शिवसेना को भरपूर समर्थन दिया, जबकि उद्धव ठाकरे का पत्ता साफ कर दिया। उद्धव ठाकरे बमुश्किल 20 सीट तक पहुंच सके, जबकि शिवसेना को 57 सीट पर जीत मिली। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। घमंड चूर चूर हो गया। महाजीत का दावा हवा हो गया। दावे और वादों पर जनता को भरोसा नहीं हुआ। ये विचारधाराओं की लड़ाई थी। ये राजनीति के दो ध्रुवों की लड़ाई थी। ये महायुद्ध था हिंदुत्व की विचारधारा का, उनसे जो हिंदुत्व को पीछे छोड़ आगे की राह पर निकल पड़े थे, जो ये सोच रहे थे कि अब दुनिया उनके कदमों में होगी, और जो ये मान बैठे थे कि अब बीजेपी की हार तय होगी। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। जीत के दावे करने वाले आज दरवाजा बंद कर घर बैठे हैं। आज कोई बयान देते नहीं बन रहा, आज कोई जवाब देते नहीं बन रहा। हार इतनी करारी मिली है कि आत्ममंथन से भी कुछ हासिल होता प्रतीत नहीं होता। बाला साहेब के पुत्र को आज चैन नसीब नहीं हो रहा। विचारधाराओं की इस लड़ाई में सबसे पीछे उद्धव वाला साहेब ठाकरे ही रह गए। जनता ने उद्धव ठाकरे को जवाब दिया है। बाला साहेब की विचारधारा को त्यागने पर सबक सिखाया है। हार का कड़वा घूंट पीकर फिर सत्ता से बाहर रहने का रास्ता दिखाया है। ये बताया है कि बाला साहेब की लड़ाई विचारधारा की लड़ाई थी और उस विचारधारा को एकनाथ शिंदे ने ही आगे बढ़ाया है। जनता ने आज बता दिया है, असली नकली में मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा वाली जो शिवसेना है, शिवसेना भाजपा की गठबंधन वाली जो शिवसेना है, एक विचारधारा वाली शिवसेना आज लोगों ने तय कर लिया है। कौन है, मैंडेट दिया है लोगों ने। आज अभी तो मुझे लगता है वो तो अभी उनको तो हम कैसे रोकेंगे, वो तो और कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, लेकिन जनता की अदालत में जाने के बाद उनको भी दिखाया है और हमें भी दिखाया है। महाराष्ट्र की जनता ने एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे पर मुहर लगाई और ये बता दिया कि जाति आधारित जनगणना का चूरन अब जनता नहीं चाटेगी। जता दिया कि बाला साहेब जिनके खिलाफ लड़ते रहे, उनके साथ ही बैठने वालों को जनता पसंद नहीं करेगी। इसलिए मैं अभी अपेक्षा कर रहा हूं
चुनाव आयोग ने रोक लगाई थी, अब चुनाव खत्म हो गए हैं, उन्होंने तो 2100 रुपया डिक्लेयर किया है, तो कल से शुरू करें, हम इंतजार कर रहे हैं। जनता ने पूरी तरह, मैंने पहले भी कहा था कि पूरी तरह थम्पिंग मेजोरिटी मिलेगी, ये पूरा लैंडस्लाइड विक्ट्री है ये पूरी तरह। अभी ये जनता ने भरपूर दिया है, अभी उनको उनकी जगह दिखाइए। 2024 के ये चुनाव असली शिवसेना का फैसला करने वाले चुनाव थे और जनता ने अपना फैसला एकनाथ शिंदे के पक्ष में सुनाया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को महाराष्ट्र में सिर्फ 21 सीटें मिली हैं, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 55 सीटों पर जीत मिली है। दो शिवसेनाओं की लड़ाई में भले ही अंतर मामूली लग रहा हो, लेकिन दोनों ने जो सहयोगी चुने, उन सहयोगियों ने मिलकर इस अंतर को बेहद बड़ा कर दिया। उद्धव ठाकरे के कद को बौना और शिंदे के कद को बीजेपी की मदद से 4 गुना कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने एक जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, सब समाज को साथ में लाने वाली जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी, महाराष्ट्र के लोगों ने उसको रिस्पॉन्ड किया है और महाराष्ट्र के सभी समाजों ने एक साथ मिलकर एक बड़ा मैंडेट हमको दिया है। मुझे लगता है कि आज निश्चित रूप से जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते थे, जो डिविजिव पॉलिटिक्स करना चाहते थे, उनको करारा जवाब जनता ने ही दिया है और प्रधानमंत्री जी की बात को लोगों ने यहाँ पर एक्सेप्ट किया है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने 132 सीट पर जीत दर्ज की है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना ने 55 सीटों पर फतह हासिल की और अजित पवार के नेतृत्व में एनसीपी ने भी 41 सीटों पर परचम लहरा दिया। दो ध्रुवों की इस लड़ाई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे चुनाव मैदान में उतरकर अपनी पार्टी को मजबूती दे रहे थे, निडर होकर चुनाव लड़ने और एकजुट रहने का संदेश दे रहे थे, जबकि उद्धव ठाकरे बंद कमरों में बैठकर सिर्फ चुनावी बिसात बिछा रहे थे। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना को प्रदेश में 12.57% वोट शेयर मिला, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 10.41% वोट शेयर ही हासिल हुआ। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना यूबीटी के कैडर को भरोसा देने की जिम्मेदारी बेटे आदित्य के कंधों पर सौंपी थी। शिंदे ने यहाँ भी अपना दांव चल दिया। आदित्य ठाकरे के खिलाफ मिलिंद देवड़ा को मैदान में उतारकर आदित्य को वर्ली सीट तक ही सीमित कर दिया और पूरे प्रदेश में घूम घूम कर खुद प्रचार करते रहे, जिसका नतीजा है कि शिंदे की जय जयकार हो रही है और उद्धव को हार मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। हार और जीत तो लगी ही रहती है, लेकिन कांग्रेस की जैसे आदत सी बन गई है कि जीते तो चुप और हार गए तो ईवीएम खराब। अब एक बार फिर महाराष्ट्र में कांग्रेस प्लस की करारी हार हुई है तो ईवीएम पर बेईमानी का आरोप मढ़ दिया। एक नहीं बल्कि कई नेता ईवीएम पर सवाल खड़ा करने सामने आ चुके हैं। दिखाते हैं आपको। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी इतनी बुरी तरह हार जाएगी, ये शायद ही महायुति वालों को भी यकीन रहा होगा। लेकिन हार होने के बाद महाविकास अघाड़ी वाले ईवीएम खराब होने का मुद्दा उठाएंगे, ये सबको पता था। अब देख लीजिए, हार हो गई तो तुरंत ईवीएम का जिन्न भी निकल आया, यानी एमबीए के छिन्न भिन्न होने का सारा ठीकरा उसी ईवीएम के जिन्न पर फोड़ा जा रहा है। हर चुनाव के बाद और काउंटिंग से पहले कहीं न कहीं आपके ही चैनल्स पे, सोशल मीडिया हैंडल्स पे ये खबरें चलाई जाती हैं, दिखती हैं, वीडियोस दिखाई देते हैं कि बीजेपी के नेता की गाड़ी में ईवीएम मशीन मिली कल नागपुर में, कल रात को, परसों। कोई जवाब नहीं। क्या चुप्पी से चुनाव आयोग अपने आप को, रात की नींद कैसे आती होगी इन लोग? चुप रहना कोई उत्तर होता है क्या? इसलिए इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, इस देश की सबसे बड़ी पार्टी, इस देश में 54 साल 7 महीने शासन में रहने वाली पार्टी की हैसियत से और प्रमुख विपक्षी दल की हैसियत से हम अपनी ये जिम्मेदारी समझते हैं कि इस तरह के सवाल जो कि भारतीय जनता पार्टी को बड़े परेशान करते हैं, हम उठाएंगे, क्योंकि हमें
आने वाली पीढ़ियों की चिंता है, हमें लोकतंत्र की चिंता है। अब ऐसा भी नहीं कि कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा ने आकर सवाल उठा दिया। ये पवन खेड़ा हैं, जिन्होंने महाराष्ट्र में हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया है। पवन खेड़ा इस वक्त पार्टी के सबसे बड़े प्रवक्ता हैं, तभी तो उनके बाद दूसरे प्रवक्ता भी ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस के एक और नेता प्रवक्ता उदित राज ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, जब तक ईवीएम है चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता। महाराष्ट्र का चुनावी रुझान स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि ये ईवीएम की जीत है। और कांग्रेस ही नहीं, महाराष्ट्र में कांग्रेस को तो झटका लगा ही, सबसे बड़ा झटका उद्धव की पार्टी को लगा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि असली शिवसेना का फैसला हो गया। इसके बाद तो उद्धव की पार्टी भी ईवीएम पर ही ठिकरा फोड़ रही है। सुनिए संजय राउत ने क्या कहा। निवडणुकीमध्ये जय पराजय हार जीत लोकशाहीमध्ये हे होत असतं आणि त्याच्याविषयी आम्हाला काय म्हणायचं नाही, पण जे निकाल लावून घेतलेले आहेत, जे निकाल लावून घेतलेले आहेत, त्या लावून घेतलेल्या निकालावर माझ्यासारख्या लोकशाही मानणाऱ्या माणसाचाही विश्वास असू शकत नाही। अच्छा, फिर तो कांग्रेस और उनके सहयोगियों से भी वही घिसे पिटे सवाल पूछे जाएंगे कि मीठा मीठा ठीक है, कड़वा कड़वा कबूल क्यों नहीं? जीते तो बनाएंगे सरकार, लेकिन हार क्यों नहीं स्वीकार? ईवीएम रहते निष्पक्ष मतदान नहीं हो सकता, तो ईवीएम से मिली जीत कितनी निष्पक्ष है? झारखंड में मिली जीत तो ईवीएम में खराबी क्यों नहीं थी? झारखंड में जीत मिली तो क्या ईवीएम में खराबी नहीं थी? और जीत मिलने पर ईवीएम की मदद से क्या कोई बेईमानी नहीं हुई? ईवीएम का देखो, अभी झारखंड में ईवीएम अच्छा है क्या? झारखंड में, कर्नाटक में ईवीएम अच्छा था। जब भी अभी वो लोग पहले जब जीतने के बाद बोलते ईवीएम अच्छा है, इलेक्शन कमिश्नर अच्छा है, वो लोग तो सुप्रीम कोर्ट तक तो उनको सलाह मशवरा देते उनको। वो जो यंत्रणा उनके बाजू से, मतलब उनके फेवर में रिजल्ट आते अच्छी है। अभी तो वोटर लिस्ट पे भी उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया था। तो जब हार जाते हैं तो बोलते ये यंत्रणा खराब है। ईवीएम का तो अब पुरानी बात हो गई है। ये तो आई थिंक जब किसी को कुछ सूझता नहीं है तो वो ईवीएम पे ब्लेम करता है। तो एंड ईवीएम के ऊपर तो जो कंट्रोवर्सी थी वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर बोल दिया है कि भाई ईवीएम जो है उसमें कोई इस प्रकार की गड़बड़ी करना पॉसिबल नहीं है। आपको बता दें कि हरियाणा में भी हार को कांग्रेस ने कबूल नहीं किया था। वहां भी ईवीएम से धांधली का आरोप लगाया था और अब तो कांग्रेस इस मुद्दे पर हाईकोर्ट तक पहुंच गई है, जहां सुनवाई में पार्टी ने 14 सीटों पर ईवीएम से गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र में हार होने से पहले ही कांग्रेस ने भूमिका बनानी शुरू कर दी थी। दिग्विजय सिंह ने तो नतीजे से पहले ही ईवीएम पर सवाल उठा दिया था। एक्स पर एक यूजर के पोस्ट को रीट्वीट करते हुए लिखा था, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी की ताकत ईवीएम में हेरा फेरी करने की है। चाहे वो कुछ भी कहे, ईवीएम में उनका ब्रह्मास्त्र है। दिग्विजय सिंह ने ये ट्वीट महाराष्ट्र और झारखंड के आए एग्जिट पोल के बाद किया था। लगता है पार्टी की रणनीति ही यही थी कि जिस राज्य में एग्जिट पोल सही साबित होने पर कांग्रेस की हार हो जाए, वहां ईवीएम के मुद्दे को उछाला जाएगा, लेकिन जहां जीत हो जाए वहां चुप्पी साध लेनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों ने एनसीपी पर भी अपनी राय स्पष्ट कर दी है। लोकसभा चुनावों के बाद अजीत पवार बैकफुट पर थे, लेकिन विधानसभा चुनावों ने साफ कर दिया कि अजीत पवार की एनसीपी को ही जनता का प्यार मिलेगा। यह हार शरद पवार के लिए सबसे बड़ी हार है। शरद पवार ने अपना आखिरी चुनाव होने का ऐलान किया था और अब उनके बाद की पीढ़ी को राजनीति नए सिरे से शुरू करनी होगी। दिखाते हैं आपको। इस हार का जख्म गहरा है। ये हार हजम नहीं हो रही। शरद पवार बूढ़े कंधे पर इस हार का बोझ सहन कैसे करें? जिन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, वो हार के गम में डूबे हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजे ऐसे आए कि अजीत पवार के चेहरे की रौनक बढ़ गई। अजीत पवार के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। जिस लड़ाई का फैसला विधानसभा चुनाव से हुआ, उसकी शुरुआत एनसीपी में रहते हुए हमेशा नंबर 2 रहने से हुई।
चाचा से नाराज होकर भतीजे अजीत पवार ने अलग राह चुनी। एनसीपी के बड़े कैडर को अपने खेमे में शामिल कर लिया, शरद पवार से एनसीपी को छीन लिया और एनसीपी पर कब्जा जमा लिया। पार्टी में फूट पड़ने के बाद लड़ाई दो विचारधाराओं की हो चली और पहली परीक्षा लोकसभा चुनाव में अजीत पवार की एनसीपी को करारी हार मिली। लोकसभा में अजीत पवार वाली एनसीपी सिर्फ एक सीट ही जीत सकी और यहीं से विधानसभा चुनाव में आत्ममंथन और रणनीतिक फेरबदल की नींव पड़ी। मेरे वोटर्स को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, थैंक्स बोलना चाहता हूँ। उन्होंने वापस मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी डाली है। वो जिम्मेवारी अच्छी तरह से निभाने की कोशिश मैं इस 5 साल करूँगा। मेरा हमेशा, मैं काम करने वाला आदमी हूँ, मैं काम ही करूँगा अच्छी तरह से। मेरे जो भी डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट चलाऊँगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मन में ये गवर्नमेंट का काम उनको पसंद आए ऐसा काम करूँगा। दूसरे मुकाबले से पहले अजीत पवार ने प्रदेश भर में घूमकर जनता की नब्ज टटोली, पार्टी कैडर को एकजुट किया और पार्टी को मजबूती देने के लिए बारामती सीट से चुनावी मैदान में भी उतर गए। अजीत दादा को चुनावी मैदान में देख पार्टी में जोश लौटा और चुनावों में पार्टी ने कड़ी मेहनत की, जिसका नतीजा चुनावों में बड़ी जीत रही। मेरे ख्याल से मैंने जब से राजनीति बारामती में शुरू की है, मैं खुद कैंडिडेट अभी 8वीं दफ़ा एज एमएलए के नाते, 1 दफ़ा एमपी के नाते, सुप्रिया 3 दफ़ा एमपी के नाते, ऐसे सब होते हुए किसी के चुनाव में प्रचार करने के लिए वो नहीं आए। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ क्या मालूम। सर को क्या सलाह होगी सर भतीजे आपके? तथास्तु। विधानसभा चुनाव में अजीत पवार वाली एनसीपी ने 41 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि शरद पवार वाली एनसीपी सिर्फ 10 सीट पर सिमट गई। हालांकि वोट शेयर के मामले में अजीत पवार पीछे रहे और एनसीपी को 9.16% वोट मिले, जबकि शरद पवार की एनसीपी को 11.25% वोट मिले हैं। शरद पवार की एनसीपी को वोट शेयर ज्यादा मिला, लेकिन सहयोगियों से कोई मजबूत समर्थन नहीं मिला। न तो खुद शरद पवार चुनावी समर में कूदे और न ही बेटी सुप्रिया सुले ने चुनावी मैदान में उतरकर कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। चुनावी मंचों पर भी बूढ़े शरद पवार की आवाज में वो पुराना दमखम नहीं दिखा। दूसरी तरफ अजीत पवार को बीजेपी कैडर का भी सपोर्ट मिला और शिंदे की शिवसेना के कैडर से भी पूरा सपोर्ट मिला। तीनों ही राजनीतिक दलों को लाड़की बहन योजना का सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला, जो वोटों में तब्दील भी हुआ और महायुति को सबसे बड़ी जीत का तोहफा मिला। और लाइव टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बन रही हमारे